आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के प्रकार, जो कि दो टॉपिक हैं, हमारे एग्जाम में कई बार आते हैं। एक है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और एक है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको कम शब्दों में समझा जाए दोनों चीज़ों को, तो पहला है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंदर होता है कि जैसे कोई भौगोलिक कोई ज़मीन, ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के से सीएम का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दिल्ली के हर जितने भी निर्वाचित क्षेत्र होंगे, ज़िले होंगे, जोन होंगे, वहाँ से हर एक एक कैंडिडेट को चुना जाएगा। अलग अलग पार्टी जो भी खड़ी होंगी, ठीक है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, हर क्षेत्र में से अपना अपना एक एक कैंडिडेट उतारेंगी ताकि हर क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो सके और वहाँ की जनता सीधे तौर पे वोट दे सके, ठीक है। ये भारत में भी अपनाया जाता ही है। और कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है जो विशेष सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हो। ये हमारे भारतीय संविधान में भी है कि आई थिंक 12 लोगों को इनडायरेक्ट वे में सीधे चुना जाता है, जो अपने विशेष, जो राज्यसभा के मेंबर भी बनते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। कोई टीचर में हाई लेवल एजुकेशन होगा, कोई व्यापार का संगठन का व्यक्ति होगा, कोई महिला संगठन का व्यक्ति होगा, कोई खेल का बड़ा संबंधित प्रोफेसर होगा इत्यादि, जो अपने क्षेत्र के विशेष ज्ञाता हैं, जो पॉलिसी मेकिंग इत्यादि में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ चलो इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व वह प्रणाली है जिसमें जनसंख्या को भौगोलिक क्षेत्र जैसे निर्वाचन क्षेत्र या राज्य जिले में से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक या अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है। इस इलाके से कौन सा व्यक्ति जीते, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि अगर मैं किसी वो कि नागलोई से कौन जीता है, ठीक है, और क्या ये दिल्ली के बहुत सारे आर के पुरम से कौन आ गया, करमपुरा से कौन जीता है, करोल बाग से कौन आया है, ये अलग अलग के यहाँ से नेताओं को चुना जाता है, यानी कितनी सीटें मिल रही हैं, ठीक है। आपने वोट दिया होगा कि ये हमारे एरिया बीजेपी सीएम का इलेक्शन है तो केजरीवाल पूरे वहाँ से खड़े हो रहे हैं, या कोई राखी गुप्ता जो हैं वो खड़ी हो रही हैं। वो सीएम के इलेक्शन के लिए सब खड़े हो रहे हैं, वो पूरे दिल्ली के सीएम बनेंगे, लेकिन हर क्षेत्र से उन्हीं के पार्टी के अलग अलग प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं। लेकिन हमें वोट तो देना है ना, हम शहरों को, प्रतिनिधि को वोट दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे एरिया वगैरह अच्छा कर सकें और एक अच्छी सरकार स्थापित हो सके, ठीक है। ये व्यवस्था अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में प्रचलित है, जैसे भारत में भी ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। विशेषता, ये लोकतंत्र में सबसे सामान्य और सबसे बड़ी रूप है। निर्वाचन क्षेत्र एक निश्चित जनसंख्या भौगोलिक सीमा पर आधारित होता है कि कितने घनत्व का एरिया है, वहाँ से कितना हम एरिया कवर करेंगे, कौन से कितने नेता लोग हम वहाँ से खड़े कर सकते हैं। यह प्रणाली प्रत्येक सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित होती है कि वो सब वोट देके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। सामान्य हितों पर ध्यान, यानी प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास, सुरक्षा, स्थानीय समस्याओं को संसद या विधानसभा में उठाते हैं, और ये बात ज़रूरी भी है, और ऐसा होता भी है बहुत कम। चलो कोई नहीं, होता है, लेकिन विश्वास तो बनाए रखना ज़रूरी है ना। लेकिन जितने आप जागरूक नहीं होंगे कि तो नेता क्या करेगा, इलेक्शन के टाइम ही आएगा, हाथ जोड़ेगा और चला जाएगा। सिर्फ उतने ही एरिया में वो ज़्यादातर मदद करेगा जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा वोटिंग का चांस होता है, वहाँ पे उनकी एक्टिवनेस दिखाई देती है ज़्यादातर। ये होता भी है क्योंकि आप लोग से वोट दे दिए, आप कभी बोल नहीं रहे, जा नहीं रहे, तो आप जब तक दिखोगे नहीं तो नेता भी एक दिन का उनको काम होता है कि उन्हें वोट चाहिए, तो फिर वो वहीं विशेष ध्यान देते हैं जहाँ से उन्हें सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलती है। और जो एरिया जब आपके लिए जाते रहते हैं, मांग करते हैं, तो वो नेता लोग भी एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ, इस एरिया के मैं यहाँ का भी नेता हूँ, यहाँ के लोग भी मेरे लिए आते हैं, तो भाई मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि अगली बार इलेक्शन हुआ तो मुझे इस एरिया में जाना है। तो लोगों को भी तो जागरूक होना ज़रूरी है कि हाँ, हमारी कोई प्रॉब्लम है तो नेता पे बार बार चाहें कि भैया आ जाओ हमारी प्रॉब्लम है, इसे ठीक करो, नहीं आओगे तो अगली बार हम भी हेल्प नहीं करेंगे। बस सारा काम होता है। जो लोग जागरूक है वो जाते रहते तो उनके काम भी होते रहते, उनको सीधा पता है इस एरिया से मुझे वोटिंग आनी है ज़्यादा, तो मुझे इसका ध्यान भी देना ज़रूरी है। तो अपने आप को दिखाना भी तो ज़रूरी है ना, इसलिए जाया करो। उदाहरण, भारत में लोकसभा विधानसभा के चुनाव इसी आधार पर होते हैं। हर लोकसभा क्षेत्र से एक सांसद चुना जाता है जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। अब इसका लाभ क्या है, स्पष्ट और क्षेत्रीय जिम्मेदारी, सबको पता होता है कि मैं हमारे एरिया से कौन जीता है, ठीक है। अब हम सीधा उससे काम ले सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सीधे उठा सकता है,
ठीक है। राजनीतिक स्थिरता और स्पष्टता जनादेश को मिलता है, ठीक है, यानी सीधा जनता से जुड़ा होता है। प्रतिनिधि और जनता के बीच सीधा संपर्क होता है, क्योंकि जनता अपने एरिया का कोई ना कोई व्यक्ति होता है, इससे सीधे तौर पे आप लोग जुड़ सकते हो। सरल और सुव्यवस्थित चुनाव प्रणाली होती है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, सबको पता है हमारे एरिया का व्यक्ति है, ये कहाँ रहता है, कहाँ बैठता है, कैसे काम करेगा, सब पता होता है उसको, ठीक है, और हम इजीली उससे कनेक्ट भी हो सकते हैं। अब आता है इसकी सीमाएँ। केवल भौगोलिक प्रतिनिधित्व होने से व्यवसाय, श्रमिक, महिला, अल्पसंख्यक जैसे समूह की आवाज़ कमज़ोर पड़ सकती है, क्योंकि वो वहीं विशेष क्षेत्रों पर ध्यान देगा जहाँ से उसको वोटिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा होता भी है। बहुमत की तानाशाही, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, सबसे ज़्यादा वोट जिस एरिया से उसको मिलना है, जिन लोगों से मिलना है, वो उन्हीं का ध्यान देता है। कभी कभी जाति, धर्म या क्षेत्रवाद के आधार पर वोटिंग होती ही है, और आज भी होती है, भले बताएं नहीं, लेकिन होता है ये ज़्यादातर, लेकिन ये ख़त्म भी हो गया है, अच्छी बात है। अब आता है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। इसके अंदर होता है कि लोगों को पहले से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जो अपने एरिया के विशेषज्ञ होते हैं। कार्यात्मक प्रतिनिधि वह प्रणाली है जिसमें प्रतिनिधि का चयन विशेष सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक वर्गों जैसे श्रमिक, किसान, व्यापारी, महिला इत्यादि के आधार पर किया जाता है। इस प्रणाली में प्रतिनिधि किसी भौगोलिक क्षेत्र बल्कि किसी विशेष समूह वर्ग की रुचि का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि अपने एरिया के विशेष ज्ञाता, जिनको अपने बारे में, अपने एरिया के बारे में अच्छे से पता है कि हमें क्या नीड है, कैसे सल्यूशन है, क्या नीतियाँ हम बना सकते हैं। तो वो लगभग 12 लोग होते हैं शायद। जैसे आयरलैंड की संसद में कुछ सीटें व्यावसायिक समूह के लिए आरक्षित होती हैं, यानी कि व्यवसाय, जो लोग बिजनेस में होते हैं, उस बिज़नेस के अंदर जो बड़े लोग हैं, जिनको सारी चीज़ें पता है, मार्केट कैसे चल रही है, क्या लिमिटेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो उन लोगों को चुना जाता है। विशेषता, व्यावसायिक आधार, प्रतिनिधि विशेष पेशेवर या हित समूह जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, किसान का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशेषज्ञता का महत्व, चुने गए प्रतिनिधि को उनके क्षेत्र की विशेष जानकारी होती है। इसके माध्यम से विविध वर्गों के हितों को सीधे किसान प्रक्रिया में लाया जा सकता है। इसे अक्सर नियुक्ति या नामांकन के माध्यम से लागू किया जाता है, ठीक है, यानी पहले से सिलेक्ट होते हैं इसमें लोग। उदाहरण के लिए भारत की राज्यसभा में नामांकित सदस्य यानी नॉमिनी जो लोग होते हैं पहले से, जैसे कला, विज्ञान, खेल इत्यादि क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिनमें विशेष रुचि होती है, ठीक है। जैसे कोई शिक्षा का व्यक्ति है तो वो बहुत बड़ा प्रोफेसर होगा, किसी भी की फील्ड का हो सकता है वो। आयरलैंड और कुछ यूरोपीय देशों में व्यावसायिक जो व्यापारी लोग हैं, उनकी भी सीटें पहले से रिजर्व होती हैं, जो व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? विशेषज्ञों की भागीदारी बढ़ती है तो नीति निर्माण में अच्छा योगदान होता है, ठीक है। अब किसी को शिक्षा मंत्री बना रहे हो कि शिक्षा के लिए पॉलिसी बनानी है अच्छी सी, उस नीति निर्माण के अंदर अच्छे लोग तो बैठना बहुत ज़रूरी है ना। अब लीडर बना दिया तुमने ऐसा व्यक्ति, म्यूज़िक का टीचर बना दिया और दे दिया उसको खेल का मैदान, कैसे अच्छी नीतियाँ बनेगी? नहीं बन सकती। जिस क्षेत्र के लिए नीति बनाई जा रही है तो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ होना भी बहुत ज़रूरी है, जो सही से पॉलिसी मेकिंग कर सके। अल्पसंख्यक, महिला, अनुसूचित जातियों से वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। नीति निर्माण में विविध दृष्टिकोण जुड़ते हैं जो एक सही पॉलिसी निर्माण में सहायता करते हैं। अब आता है सीमाएँ। ये प्रणाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग नहीं हो रही, पहले से सिलेक्ट हो रहे हैं। कुछ वर्गों को विशेष अधिकार देने से असमानता उत्पन्न हो सकती है कि भाई ये तो पहले से इनको स्पेशल राइट्स मिल रही है, तो दूसरे लोग कहेंगे भाई हमें भी चुन लो, हमारा एरिया क्यों ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर विशेषज्ञ की कला, आर्ट्स की बात करो तो ना जाने कितने आर्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उस टाइम की सरकार क्या है, उनको कौन से क्षेत्र के लोग चाहिए, किस क्षेत्र में उनका ध्यान है, उस हिसाब से लोग चुनते हैं। तो हो सकता है किसी को चुना जाए, किसी को ना चुना जाए, ठीक है। पहचान और हितों की राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि देखो राजनीति में जो जिसका पहला फेवरेट होगा उसको नामांकित किया जा सकता है, जो कि गलत है, ठीक है। निष्कर्ष आप इसको आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों चीज़ें बहुत ईजी हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। एग्ज़ाम में कई बार आता है। प्रक्रियावादी, रूढ़िवादी, उदारवादी
अतिवादी। ठीक है, चलिए।